हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और प्रॉब्लम आरसीसी डिज़ाइन से। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था द क्रिटिकल सेक्शन फॉर द शियर एट द लेफ्ट एंड द राइट सपोर्ट ऑफ द बीम रेस्पेक्टिवली आर। आपको क्रिटिकल सेक्शन फॉर द शियर बताना है ना। तो अलग अलग केसेस हम क्लासेस में जो डिस्कस कर चुके थे, तो वहाँ पे जो कंसेप्ट आपको कोड ने दिया है उसके बेसिस पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था। देखो, हम लोग क्लासेस में ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास में कोई सपोर्ट ऐसा है जो कि कंप्रेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कंप्रेशन रिएक्शन दे रहा है, तो वहां पर क्रिटिकल सेक्शन जो आता है वो डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम आता है। जैसे कि सिंपली सपोर्टेड एंड जो होता है वो कंप्रेसिव रिएक्शन दे रहा होता है, ठीक है। तो वहां पर जो आपका क्रिटिकल सेक्शन फॉर द शेयर आएगा, जहां पर आप शेयर फोर्स कैलकुलेट करके डिजाइन करते हो, ठीक है, वो कहां पर होता है, वो फेस ऑफ द कॉलम से डी डिस्टेंस अवे होता है। तो यहां पर आपको ये वाला जो सेक्शन आपको दिया गया है, इसमें एक सपोर्ट तो नीचे से है और एक सपोर्ट आपका ऊपर की तरफ से है। और बेसिकली इस बीम में यहां पर जब लोड लगेगा तो ये वाला जो आपके पास में सेक्शन होगा, यहां पर डिफ्लेक्शन अगर देखें तो इसका नीचे की तरफ होगा, लोड नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहां पर ये ऊपर की तरफ जो है इसको खींच करके रखेगा, है ना। तो यहां पर टेंशन बन रही है, तो टेंशन जब जब भी बनती है तो कहां देते हैं, क्रिटिकल सेक्शन फॉर द शियर वो लिया जाता है एट द फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका लेफ्ट साइड है वहां तो सेक्शन 1 होगा जहां पर क्रिटिकल सेक्शन फॉर द शियर होगा, यानी कि वहां पर आप शियर को कैलकुलेट करोगे और उसी के कोरस्पॉन्डिंग डिजाइन करोगे। ये आपका फिर से सिंपली सपोर्टेड एक्शन बन रहा है, यहां पर ये इस तरीके से सपोर्ट करेगा, ठीक है। बेसिकली जो है ऊपर की डायरेक्शन में ही ये दोनों सपोर्ट फोर्सेस लगा रहे हैं, जो ये वेट था इसके कारण। तो यहां पर अगर कंप्रेसिव रिएक्शन, अगर आप बीम को देखोगे तो बीम के ऊपर इस सपोर्ट ने बेसिकली कंप्रेसिव रिएक्शन दी है, तो इस वजह से आप बोलोगे कि यहां पर जो आपके पास में सेक्शन फॉर द शियर आएगा वो डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम होगा। और डायरेक्टली भी सब लोग जानते हैं कि सिंपली सपोर्टेड एंड पर डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या आ गया आपका 1 एंड 3, ठीक है। तो ए ऑप्शन वाज करेक्ट। कुछ बच्चों ने करेक्ट आंसर भी दिया था, वेरी गुड। आगे देखते हैं जरा। ये भी आपको क्वेश्चन ऑफ द डे था कि सिंपली सपोर्टेड बीम 300 mm वाइड एंड 500 mm डीप टू द सेंटर ऑफ द टेंशन रेनफोर्समेंट, ठीक है, 500 mm डीप टू द टेंशन ऑफ द टू द सेंटर ऑफ द टेंशन रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो टेंशन रेनफोर्समेंट है उसके सेंटर से डिस्टेंस आपको दे रखी है, इसका मतलब क्वेश्चन में ये आपको स्मॉल डी गिवन है ना। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 22 mm का डायमीटर 6 बार्स यहाँ पर लगाई गई है। टोटल जो नंबर्स है ये 6 बार्स हैं, और कितने mm की डायमीटर यहाँ यूज करें, 22 mm की। द मैक्सिमम शेयर फोर्स फॉर द बीम इज 140 किलो न्यूटन, ये मैक्सिमम शेयर फोर्स है। 1 बार इज बेंट अप टू रजिस्ट द पार्ट ऑफ द शेयर, ठीक है। आप जानते हैं कि बेंट अप बार से भी शेयर रेजिस्टेंस मिलता है। तो बेसिकली जो 6 बार्स आ रही थी उसमें से एक बार को बेंट कर दिया गया है, तो जो कंटिन्यू बार आगे चलेगी इस सेक्शन में वो आपकी कितनी बार्स होंगी, 5 बार्स होंगी, ठीक है। तो जब आप सेक्शन यहाँ पर लोगे, ठीक है, शेयर के डिजाइन के लिए, तो आपके पास में जो सपोर्ट जो आपका रेनफोर्समेंट कंटिन्यू चल रहा है वो सिर्फ 5 बार है। तो बेसिकली परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट की जो कैलकुलेशन करते हो आप, ठीक है, ताकि कोड में जाकर के टेबल 19 में जाकर के एलएसएम से यदि आप कर रहे हो तो वहां से आपको शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द आरसीसी सेक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो पीटी परसेंटेज निकालते समय हमें यहाँ पर 6 बार नहीं 5 बार यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, और 22 का एरिया लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय बी डी कर देंगे, ठीक है, तो आपको परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट क्वेश्चन के अंदर 5 बार है, 22 mm की डायमीटर यहाँ पर होगी। 6 नहीं लेंगे, 6 लोगे तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक बार को बेंट कर दिया है तो बेंट अप बार की तरीके से वो शेयर में रेजिस्टेंस देगी, और बाकी जो ये वाली बार से यानी कि जो डोवेल बार से, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन में यहाँ पर पीटी की कैलकुलेशन में ये 5 बार ही कंटिन्यू हो रही है, इस वजह से 5 बार लिया जाएगा। 1.27% आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है रेक्टेंगुलर बीम का सेक्शन है, 230 mm विड्थ है और 400 mm ओवरऑल डेप्थ है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर 400 mm ओवरऑल डेप्थ मेंशन की है, इसका मतलब स्मॉल डी की कैलकुलेशन करते समय हमें इफेक्टिव कवर हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो डी माइनस इफेक्टिव कवर यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। रेनफोर्समेंट बता रखे हैं, 2 बार्स यूज हो रही है 10 mm बार की एट द टॉप, ठीक है, और 3 बार्स यूज हो रही है 16 mm की एट द बॉटम, ठीक है। टेंशन रेनफोर्समेंट इट इज सब्जेक्टेड टू द कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लोड वो लोड होता है कि चांसेस ये बनेंगे कि अगर आपने लोड डिजाइन की कैलकुलेशन में जो लोड आप कैलकुलेट करते हो सर्विस लोड, वो बेसिकली आपका पूरी लाइफ
के दौरान, ठीक है, लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर के दौरान 95% चांसेस रहेंगे कि उस लोड से ज्यादा लोड स्ट्रक्चर पर नहीं आएगा जिसके लिए आप डिजाइन करने जाते हो। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक लोड बेसिकली सर्विस लोड होता है। तो सर्विस लोड जिसके स्ट्रक्चर पर आने के चांसेस 95% चांसेस है कि स्ट्रक्चर पर इससे ज्यादा लोड नहीं आएगा, उसको कहते हैं। तो शेयर लोड, हाँ, इसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियोस में फॉर्मूले भी देखे थे, अगर आपको रिकॉल हो रहा है तो एफसी के कैरेक्टरिस्टिक लोड की जो वैल्यू होती है वो एवरेज लोड जो स्ट्रक्चर पर आ रहा होता है उसमें प्लस 1.65 सिग्मा करके आप यूज करते हो, है ना। तो कंफ्यूजन में मत रहना, स्ट्रेसेस वाले में फॉर्मूले में माइनस आता है और लोड वाली कैलकुलेशन में यहाँ पर प्लस आता है। ठीक है, मैं बार बार आपको क्लासेस में कहता हूँ कि जब भी लोड की कैलकुलेशन करो तो लोड तो ज्यादा नापा जाएगा, और जब भी आप स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन करोगे तो स्ट्रेंथ को कम नापा जाएगा। ठीक है, ताकि हम सेफ रहे। शेयर फोर्स आपका 18 किलो न्यूटन है। टॉर्जनल मूवमेंट यहाँ पर गिवन है, बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पर गिवन है। चेक फॉर द टॉर्जनल रेनफोर्समेंट, मटेरियल आर Fe 250 एंड M20 आपको गिवन है। तो ये जो मूवमेंट और फोर्सेस दिए गए हैं ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक लोड पर है। इसका मतलब ये सर्विस आपके पास में मूवमेंट्स है और सर्विस शेयर फोर्स है। तो आपको एलएसएम यूज करते समय यहाँ पर लोड फैक्टर लगाना पड़ेगा जो कि डेड लोड और लाइव लोड की कैलकुलेशन में 1.5 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर MU, TU और VU कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.5 का फैक्टर लगा दिया तो ये वैल्यूज आ गई। इफेक्टिव डेप्थ निकालते समय मैंने 400 लिया है, बाकी 30 मैंने यहाँ पर कवर टू द मेन रेनफोर्समेंट लिया है, क्लियर कवर टू द मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको लिया है। नॉमिनल कवर और क्लियर कवर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट में डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं क्लासेस में आपको बता चुका हूँ कि कोड की लैंग्वेज क्या होती है। 25 तो आपका नॉमिनल कवर है, नॉमिनल कवर एज पर द आईएस कोड लैंग्वेज। ठीक है, जितने भी टाइप के रेनफोर्समेंट होते हैं उन सबका कवर होता है ना। तो यहाँ पर बीम में जब आप बात करते हो कि भाई आपका जो है ये वाला रेनफोर्समेंट आएगा, इसके बाद में आपकी शियर स्टीरप्स भी इस तरीके से जारी होती हैं। ठीक है, और जब आप यहाँ पर बीम की बाउंड्री देखोगे तो यहाँ पर होगा, तो बेसिकली ये वाला जो कवर होता है इसको नॉमिनल कवर कहते हैं। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है मैंने इस जगह पर यहाँ पर अज्यूम कर लिए 30 mm के आसपास मैंने अज्यूम कर लिया, कुछ शेयर स्टीरप्स भी आएगा। ठीक है, 16 mm की डायमीटर यहाँ पर बॉटम से चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 362 mm इज द इफेक्टिव डेप्थ। VUE यहाँ पर निकाला जाता है। जब जब भी टॉर्जन आपको क्वेश्चन में देगा तो टॉर्जन के इफेक्ट को कंसीडर करने के लिए, ठीक है, हमें यहाँ पर मूवमेंट को थोड़ा सा बढ़ा देना होता है। ठीक है, ME निकालना होता है और यहाँ पर VE निकालना होता है। कुछ भी निकालना हो आपको, शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी कि हम इक्विवेलेंट शियर फोर्स सबसे पहले निकालेंगे। VU प्लस 1.6 TU डिवाइड बाई B होता है एज पर द आईएस कोड। ठीक है, तो आपने VU निकाला हुआ था 27 था, 27 किलो न्यूटन VU था। 1.6 TU आपका 1.8 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय B, और ये आप यूनिट्स का ध्यान रखो, मीटर से मीटर विल कैंसिल आउट, तो ये आपको किलो न्यूटन में देगा और ये यहाँ पर भी आपको किलो न्यूटन में था, यूनिट्स का ध्यान रखना। 39.52 किलो न्यूटन यहाँ पर आपका इक्विवेलेंट शियर फोर्स आ गया। अगर इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस आप निकालोगे जो कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस है, तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस इक्विवेलेंट शियर फोर्स डिवाइडेड बाय द नॉमिनल एरिया ऑफ द बीम हो जाएगा, दैट इज द इफेक्टिव एरिया ऑफ द बीम। तो 362 mm स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 230। ठीक है, दिस विल बी द इफेक्टिव एरिया, और VUE आपने जो कैलकुलेट किया था उसको पुट किया। स्ट्रेसेस आ रही है आपकी 0.4747 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इन स्ट्रेसेस को हमको चेक करना पड़ेगा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द आरसीसी सेक्शन के साथ में। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ आरसीसी सेक्शन चेक करने के लिए हमें आपको जो है ग्रेड का पता होना चाहिए कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, और दूसरा परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट पता होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें निकाल लेते हैं। परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट निकाला 3 बार से 16 की बॉटम में, है ना। टेंशन रेनफोर्समेंट था 2 बार 10 की थी टॉप में, वो तो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है। सिर्फ परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन में लेना होता है, तो 0.72% आ रहा है। और जब आप टेबल 19 में जाकर के देखोगे, क्योंकि एलएसएम मेथड चल रहा है, तो यहाँ पर टेबल 19 में जब जाकर के देखोगे तो इंटरपोलेशन करोगे 0.55 आ जाएगा। कुछ वैल्यूज आप याद रख सकते हो ना। तो यहाँ पर आपके पास में अगर 0.75% यदि आप देखोगे M20 ग्रेड के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आईएस कोड के अंदर 0.56 लिखा हुआ है। ठीक है, और यदि इससे आप रेनफोर्समेंट और नीचे लेकर के जाते हो 0.5% लेते हो, तो आईएस कोड के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो 0.48 है, और इससे पहले जाते हो 0.25% के कॉरस्पॉन्डिंग तो 0.36 लिखा हुआ है, और इससे पहले जाते हो 0.15 से छोटा या बराबर तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है 0.28। तो कुछ वैल्यूज आप M20 ग्रेड के कॉरस्पॉन्डिंग याद रख सकते हो, उससे आपको हल्का हल्का आइडिया रहेगा कि कितनी जो है शेयर स्ट्रेंथ होती है ना। तो कैलकुलेशन हो सकता है कभी टेबल ना दे तो फिर आप फॉर्मूला लगाओगे, ज्यादा टाइम लगेगा, कुछ बेसिक वैल्यूज आप याद रख लो।
मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ, ये तो टाउ यूसी आ गया, ठीक है, जो आपका रेनफोर्समेंट है लॉन्गिट्यूडल बार, उसके साथ में जो शेयर स्ट्रेंथ कैपेसिटी सेक्शन की बनती है टाउ यूसी, वो 0.55 आ रहा है। और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस यदि आप देखें तो वो डायगोनल कंप्रेशन फेलियर पर बेस्ड होता है, ठीक है। और M20 ग्रेड के लिए 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेबल 20 के अंदर IS कोड ने मेंशन किया हुआ है। अभी हमने टाउ यूवी निकाला, बेसिकली इफेक्टिव शेयर स्ट्रेस हमने यहाँ पर निकाला, फिर टाउ यूसी हमने निकाला और टाउ यूसी मैक्स निकाला। तो क्या देखने को मिल रहा है कि जो अप्लाइड शेयर स्ट्रेस है, ठीक है, इंक्लूडिंग द टॉर्जन इफेक्ट, यानी कि जो इफेक्टिव शेयर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड है वो आपका छोटा है कंक्रीट की फुल कैपेसिटी, जो आरसीसी सेक्शन है उसकी फुल कैपेसिटी से भी छोटा है। इसका मतलब यहाँ टॉर्जन डिजाइन के अंदर आईएस कोड कहता है कि आप लोग बेंडिंग मोमेंट के लिए टॉर्जन इफेक्ट को तो नेग्लेक्ट कर दोगे, और जो शेयर के लिए जब आप रेनफोर्समेंट देते हो तो यहाँ पर वैसे भी ये आपका टाउ यूसी से छोटा है, तो मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट लग जाएगी। इसका मतलब टॉर्जन इफेक्ट कंप्लीटली यहाँ पर आपका एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है, नेग्लेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना दिया जाएगा। तो एसवी जो हम नॉर्मली डिजाइन करते हैं उसमें आपकी 4 क्राइटेरिया आते थे। एक तो एज पर द डिजाइन, एक आता था 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेस को लेने के लिए, यानी कि मिनिमम रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। और वर्टिकल शेयर स्ट्रेस देने तो 0.75 डी और 300 mm, वही आपको काम करना पड़ेगा, बस बाकी और कुछ नहीं करना है। यानी कि जो इक्विवेलेंट मूवमेंट है, अगर आपसे कोई पूछे कि MUE कितना होगा तो वो MU होगा, वैसे प्लस MT भी करते हैं, लेकिन यदि आपको टाउ यूई कभी भी आपको टाउ यूसी से छोटा या बराबर मिले तो टॉर्जन इफेक्ट को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, और इक्विवेलेंट जो मूवमेंट आता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड अल्टीमेट मूवमेंट के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें। 6 mm की बार यहाँ पर हमने मान ली है, 2 लेग स्टीरअप्स हमने माना है यहाँ पर शेयर रेनफोर्समेंट के लिए। तो नंबर ऑफ लेग्स मल्टीप्लाइड बाई ये तो आपका ASV हो गया, ठीक है। 0.87 FY से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और 0.4 डिवाइड बी से अपने डिवाइड किया, तो एसवी आ रहा है 133.68, राउंड ऑफ करके 130 mm पर हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। दिस विल बी द आंसर। तो आपको टॉर्जन इफेक्ट को आपको यहाँ पर बताना था कि डिजाइन में टॉर्जन इफेक्ट का क्या रोल रहेगा, तो हमने सारा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नीड टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर आरसी बीम फॉर द फॉलोइंग डेटा। बी आपको गिवन है, डी गिवन है, कैपिटल डी गिवन है, दोनों वैल्यूज आपको दे रखी है। इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पर इफेक्टिव जो कवर है, इफेक्टिव कवर, उसकी वैल्यू यहाँ पर 50 है, ठीक है। तो वो ऐसे भी बोल सकता है कि ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी इतना है, इफेक्टिव कवर इतना, स्मॉल डी आप निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज हमने यहाँ पर देख लिया कि इफेक्टिव कवर आपका 50 mm का माना गया है। MU फिर से गिवन है, VU फिर से गिवन है, TU आपको गिवन है, और ये यहाँ पर आपको लोड फैक्टर नहीं लगाने, क्योंकि ये अल्टीमेट मोमेंट, अल्टीमेट शियर और अल्टीमेट टॉर्जन आपको गिवन है। FCK M20 बेसिकली कंक्रीट गिवन है, और 415 का स्टील हमको यूज करना है, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ कोई लोड फैक्टर नहीं लगेगा, 1.5 से मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेट कैलकुलेशन पर ऑलरेडी गिवन है आपको। 850 mm का टोटल डेप्थ है। यदि आप यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ देखें तो 50 mm का यहाँ पर इफेक्टिव कवर है, 800 mm आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। तो इक्विवेलेंट शियर फोर्स, मैंने आपको बोला था कि कुछ भी निकालना पड़े टॉर्जन थ्योरी में, शुरुआत हमेशा शियर फोर्स की कैलकुलेशन से होगी। इक्विवेलेंट शियर फोर्स एज पर द IS कोड निकाला जाता है, ठीक है। तो VU प्लस 1.6 TU डिवाइड बाई बी आपने यूज किया। VU क्वेश्चन में 100 गिवन था, TU आपको 50 गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो बी गिवन था वो 300 mm का था, तो 366 mm आपके पास में इक्विवेलेंट शियर फोर्स आ गया। अब इक्विवेलेंट शियर फोर्स से इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस जब आप निकालने जाओगे तो बेसिकली नॉमिनल शियर स्ट्रेस की कैलकुलेशन में आप डिवाइड करते हो इफेक्टिव एरिया से, तो 300 बाय 800, ठीक है। 800 mm यहाँ पर क्या है, 800 mm बेसिकली यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ है, उससे डिवाइड कर दिया आपने, तो 1.525 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपके पास में टाउ यूई आ गया। अब यहाँ टेंशन रेनफोर्समेंट तो आपको डिजाइन करना है, टेंशन रेनफोर्समेंट आपके पास है नहीं, तो शुरुआत करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रेनफोर्समेंट अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट्स अज्यूम द मिनिमम रेनफोर्समेंट इज गिवन इन द बीम। तो AST डिवाइड बाई BD इज इक्वल टू 0.85 अपॉन FY मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आ रहा है 0.2048%, ठीक है। तो आपको इंटरपोलेशन करके IS कोड में जाके टेबल 19 में जाके M20 के कोरस्पॉन्डिंग इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, और यहाँ से आपको टाउ यूसी मिल जाएगा, जो कि मिल रहा है 0.3238 फॉर 0.2048% रेनफोर्समेंट के लिए, ठीक है।
अब ये वैल्यू जो है इसको आगे लेकर के चलते हैं। टाउ यूसी मैक्स देखें, टाउ यूसी मैक्स M20 ग्रेड के लिए वही आपका टेबल 20 में जाएंगे आप, तो 2.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर लिखा हुआ है। इतने सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। M15 के लिए ये वैल्यू जो होती है टाउ यूसी मैक्स की, वो 2.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर के बराबर होती है। तो आपका जो केस यहाँ पर आ रहा है, बेसिकली टाउ यूई का जो मैग्नीट्यूड है जो आपने निकाला था 1.525 था, और टाउ यूसी अभी अभी हम निकाल करके आ रहे हैं 0.3238 है। इसका मतलब टाउ यूई काफी ज्यादा है टाउ यूसी से, लेकिन अभी भी ये टाउ यूसी मैक्स से छोटा है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो डिजाइन करते समय हमें यहाँ पर, ठीक है, टॉर्जन का इफेक्ट मूवमेंट की कैलकुलेशन में भी इंक्लूड करना पड़ेगा और शेयर की कैलकुलेशन में भी इंक्लूड करना पड़ेगा एज पर द आईएस कोड। ठीक है, तो एज पर द आईएस कोड क्या कहता है कि हम यहाँ पर ME1 निकालेंगे, दैट इज MU प्लस MT। ठीक है, ये टॉर्जनल मूवमेंट यहाँ पर कहलाता है, जो कि टॉर्जन के इफेक्ट के कारण इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट आप अज्यूम करते हैं। और यहाँ पर कहानी बाकी की देखते हैं अभी हम। ठीक है, तो MT जो आईएस कोड में लिखा हुआ है वो TU डिवाइड बाय 1.7 1 प्लस कैपिटल D बाय स्मॉल b है। कुछ ही जगह पर आईएस कोड कैपिटल D यूज करता है, बाकी सब जगह डिजाइन में स्मॉल d आप यूज करते हैं। ठीक है, तो 112.745 किलो न्यूटन मीटर ये आपका टॉर्जनल मूवमेंट है, जो कि MU से छोटा है। ठीक है, MU से छोटा है। MU गिवन जो था आपका वो 200 था, तो 200 से ये वैल्यू छोटी है। इसका मतलब क्या है कि जब जब भी MT MU से बड़ा होता है, तो कंप्रेशन के लिए आपको यहां पर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि MT, अगर MT बड़ा होगा तब तो इंक्लूड करेंगे और वो MT माइनस MU के बराबर होगा, लेकिन यहाँ MT छोटा था। ठीक है, MU गिवन से, तो MT माइनस MU अगर आप करोगे भी तो माइनस आ जाएगा। इसका मतलब कंप्रेशन रेनफोर्समेंट को डिजाइन करने की इस केस में जरूरत नहीं है। कारण क्या दिया? क्योंकि MT छोटा आया है MU से। ठीक है, अगर बड़ा आता तो MT माइनस MU के लिए कंप्रेशन रेनफोर्समेंट भी आपको डिजाइन करना पड़ता। तो ME1 200 प्लस MT लिया, ठीक है, दैट इज 312.745 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका वो मोमेंट है जिसके लिए हमें टेंशन रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। FE 415 के लिए एक्सयू लिमिटिंग शॉर्टकट हम जानते हैं 0.48D। LSM के अंदर ये स्ट्रेन का जो आप सिमिलर ट्रायंगल डायग्राम यूज करते हो उससे आ जाता है। ठीक है, तो 0.48D लगा दिया। स्मॉल d आपका 800 mm चल रहा है, तो 384 mm यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बैलेंस्ड की कैपेसिटी भी निकालेंगे। ठीक है, तो बैलेंस्ड की कैपेसिटी निकालते समय हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो सेक्शन है वो हमने यहाँ पर अंडर रेनफोर्स सेक्शन यहाँ पर माना है, तभी जाकर बैलेंस की कैपेसिटी तो वैसे ही निकल जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.36 आप गए कहाँ से? कंप्रेशन साइड से, तो 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू, ठीक है, एक्सयूएल मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस 0.416 एक्सयूएल किया, 531.05 किलो न्यूटन मीटर आ गया। बेसिकली ये गिवन मोमेंट से आपका बड़ा है। गिवन मोमेंट बेसिकली इसको कंपेयर करवाओगे किससे? MUE से, जो आपका 314 के आसपास जो आया था ना, उससे कंपेयर करवाएंगे। तो बेसिकली उससे ये वैल्यू कैसी है? बड़ी है। इसका मतलब सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूव यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में या किसी भी सेक्शन में, ठीक है, अंडर रेनफोर्स या बैलेंस सेक्शन में यदि आप यहाँ पर C बराबर T लगाते हो, तो जो रेनफोर्समेंट है उसमें जो स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड होगा वो 0.87 FI यूज किया जा सकता है। तो यहाँ से हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेंगे। AST क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो AST की टर्म्स में XU आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम MU को, यानी कि जो ME1 था उसको 0.87 FIST D माइनस 0.416 XU कर देंगे। ठीक है, तो वहां से क्या होगा? यहां से हम लोगों को पता तो चल ही गया था कि अंडर इन्फोर्स सेक्शन है, तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन में यानी कि एक्चुअल सेक्शन में इस मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए हमें कितना रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा वो कैलकुलेशन से आ जाएगा। XU हमने AST की टर्म्स में निकाला था, वो पुट किया। AST यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो जिसके दो रूट्स हैं, दोनों रूट कितने आ रहे हैं? 1210 mm स्क्वायर और 10,291 mm स्क्वायर आ रहा है। बेसिकली जब भी दो रूट आए और दोनों पॉजिटिव हो तो बड़ी वाली वैल्यू को छोड़ देना, क्योंकि ये इक्वेशन आपकी यहाँ से भी सेटिस्फाई हो रही है, तो क्यों हम ज्यादा यहाँ पर रेनफोर्समेंट देंगे? पहला लॉजिक तो ये लगता है। दूसरा लॉजिक, आप यदि रेनफोर्समेंट निकालो, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट निकालो, तो 4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, वो 9600 mm स्क्वायर आ रहा है। इससे ज्यादा जा नहीं सकते, तो ये वैसे भी आपका खत्म होगा, यानी कि इसको ले नहीं पाओगे। तो 1210 mm स्क्वायर। लेट्स चेक द मिनिमम रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो 0.85 FY डिवाइड बाय FY इज इक्वल टू AST बाय BD। ये आप फॉर्मूला जानते हो एज पर द आईएस कोड। डी ध्यान रखना, ये स्मॉल डी होता है। मैक्सिमम की कैलकुलेशन में तो ये कैपिटल डी होता है ना, मैक्सिमम की कैलकुलेशन में कैपिटल डी होता है।
यहाँ पर ये मिसप्रिंटेड है, ठीक है। तो अगर आप 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 300 करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 850 करोगे तो 10,200 आ रहा है, ठीक है। तो वैसे भी आप बाल बाल बच गए, यहाँ पर 10,200 आ रहा है, वो स्टेटमेंट जो मैंने दिया था। वैसे भी ना आप बड़ा बड़ा यहाँ पर यूज नहीं कर पाते ना, सीधी सी बात ये है, छोटा ही आपको रेनफोर्समेंट से जब काम हो रहा है, इतना मोमेंट रजिस्ट हो पा रहा है, इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करवा पा रहा है, तो ज्यादा रेनफोर्समेंट क्यों देंगे। तो इकोनॉमिकल रीजन के कारण भी आप इस बड़ी वैल्यू को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपने एएसटी मिनिमम देखा 491 आ रहा है, ठीक है, और आपने जो रेनफोर्समेंट दिया है वो 1210 दिया है। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम की रिक्वायरमेंट आपकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है मूवमेंट के कोरोस्पॉन्डिंग उससे कम है, ठीक है। तो एक्चुअल रिक्वायरमेंट बेसिकली आपकी ज्यादा है, तो इस वजह से आप लोगों ने जो दिया है वो करेक्ट दिया है, ठीक है। बेसिकली आपका जो रेनफोर्समेंट आया है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है, हेंस दिस इज ओके। लेट्स ट्राई विद द 20 mm डायमीटर बार। तो 20 mm डायमीटर बार का एरिया इतना होता है, टोटल एरिया इतना रिक्वायर्ड है, तो नंबर ऑफ बार्स 3.85 आ जाएगा। इसका मतलब 4 बार्स हम 20 की दे करके इतना एरिया जो है ला सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की डिजाइन कैसे की जाती है। तो आईएस कोड में फॉर्मूला गिवन है, एएसवी निकालने के लिए टीयू डिवाइड बाय एसवी, टीयू मल्टीप्लाइड बाय एसवी, बी1 डी1 0.87 FI प्लस VUSV 2.5 D1 0.87 FI। बच्चे देखो ध्यान दो, यहाँ पर मैं कई बार बोल चुका हूँ आपको कि जब भी कभी प्लस या माइनस होता है तो सिमिलर डायमेंशंस के साथ में होता है, सिमिलर यूनिट्स के साथ में होता है। तो टॉर्जन एक बेसिकली फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस है, और Vu यहाँ पर आपको मिल रहा है SV, तो दोनों जगह सेम है, ठीक है। तो Vu फोर्स की यूनिट है, तो यहाँ पर एक आपकी लेंथ वाली यूनिट से डिवाइड होगा, तो यहाँ सिर्फ D1 दिख रहा है, ठीक है, सेकंड टर्म में, और फर्स्ट टर्म में आपको B1 D1 भी दिख रहा है। ये लॉजिक भी यदि आप याद रखते हो तो आपको हेल्प मिलेगी इन बड़ी बड़ी इक्वेशंस को रिकॉल करने में, ठीक है, एग्जाम्स के अंदर। तो B1 बेसिकली यहाँ पर आईएस कोड जो है कुछ कुछ गाइडलाइन देता है कि B1 क्या है, D1 क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स यूज की 10 mm टू लेग्ड शियर स्टीरअप्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, 12 mm डायमीटर लॉन्गिट्यूडनल बार्स ऑलरेडी टॉप में, चलो ठीक है, टॉप में हम लोग डाल देते हैं 12 mm की, ठीक है, ताकि जो शियर स्टीरअप्स है वो होल्ड हो पाए। तो इन दिस क्वेश्चन B1 क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है बिटवीन द कॉर्नर्स, ठीक है। तो कॉर्नर रेनफोर्समेंट के बीच में, जैसे बीच में ज्यादा बार्स हैं, आपने 4 बार दी है, तो कॉर्नर टू कॉर्नर, सेंटर टू सेंटर, यदि आप देखोगे डिस्टेंस बिटवीन दीज, ये तो B1 कहलाता है। और ये याद बड़े आराम से रख सकते हैं, कैपिटल B आप विड्थ को कहते हो, तो उसी के कोरोस्पॉन्डिंग B ये है, ये एक्स डायरेक्शन कहलाती है, तो इसी को आप x कहेंगे, यहाँ पर x1 कहेंगे। ये y डायरेक्शन कहलाती है, तो जब आप डेप्थ के अलोंग जब डायमेंशन देखोगे तो वो y1 और d1 कोड ने बोला हुआ है, तो आपको इजी रहेगा। बाकी सेंटर टू सेंटर है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो B1 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। एज टू एज देखें हम, फाइनल टू फाइनल देखें, तो ये 300 mm क्वेश्चन के अंदर गिवन था। इफेक्टिव कवर हम ऑलरेडी जानते हैं कि 50 mm का कवर क्वेश्चन में लिया गया है, ठीक है। तो हर तरफ से मैं 50 mm का कवर अज्यूम कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। तो 300 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 50 हो जाएगा, तो 200 mm यहाँ पर B1 आ जाएगा। x1 जब निकालोगे, ठीक है, x1 जब निकालोगे तो वो कौन सी डिस्टेंस होती है, जो आपका ये स्टीरअप्स वाला एरिया है इसका सेंटर टू सेंटर होता है। तो स्टीरअप्स वाले एरिया पर यदि आपको जाना है तो बेसिकली आपको जो B1 निकाला था उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो B1 में दोनों तरफ से हाफ ऑफ डायमीटर ऐड होगी, और हाफ ऑफ जो आपका स्टीरअप्स का डाया है वो ऐड होगा दोनों तरफ से, तो बेसिकली टोटल आपका 10 ऐड हो जाएगा, तो 230 mm यहाँ पर बन रहा है। D1 यदि आप देखें तो D1 की कैलकुलेशन में 850, ठीक है, 850 में से दोनों तरफ का आपने इफेक्टिव कवर हटा दिया, कॉर्नर टू कॉर्नर यहाँ पर भी लेना था, ठीक है, तो 750 mm हो गया। अब यहाँ पे 750 में आप ऐड करोगे दोनों तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग सेंटर टू सेंटर जाते हैं, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेज यदि आप निकालोगे तो बेसिकली इस जगह पर और इस जगह पर, यहाँ पर लेकिन डिफरेंस क्या है, ऊपर वाली जो बार डाया है वो 12 mm की आपने मानी है, और नीचे वाली जो बार डाया है वो आपकी 20 mm की है। तो 12 का हाफ और 20 का हाफ, प्लस दोनों तरफ से जो स्टीरअप्स वाली डायमीटर है वो तो सेम है, 10/2 10/2, तो 10 करके ऐड हो जाएगा, तो y1 आपका 776 mm आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो B1 x1 D1 और y1 आप बड़े आराम से इनको याद भी रख सकते हो। ये डिस्टेंसेस क्या होती है, विड्थ के अलोंग वाले को B और x सिंबल दिया है, और डेप्थ के अलोंग वाले को y और d सिंबल दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एज पर द आईएस कोड जो आपके पास इक्वेशन थी ASV, ठीक है, और ये आपके पास में जो इक्वेशन थी इसके अंदर आपने वैल्यूज को पुट किया, ठीक है, और वैल्यूज पुट करने के बाद में यहाँ पर आपको ये TU गिवन था, तो TU मल्टीप्लाइड बाय SV था, B1 D1 था, ठीक है, 0.87 FY था,
ठीक है, और यहाँ पर आपने ये वैल्यूज पुट की 2.7 2.5 750, ठीक है। तो एज पर द आईएस कोड जो रिक्वायरमेंट है एसवी की वो आपकी आ रही है 146.67 mm, ठीक है। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। दिस इज द मिनिमम नहीं, मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू विच विल बी प्रोवाइडेड, है ना। 146.67 mm से ऊपर स्पेसिंग आप नहीं दे पाओगे एज पर द आईएस कोड, यहाँ से रिजल्ट निकल करके आ रहा है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो नॉर्मल शेयर डिजाइन आप करते हो जब बेंडिंग मूवमेंट होता है, तो उसमें आप डिफरेंस ऑफ शेयर स्ट्रेस के कोरस्पॉन्डिंग डिजाइन करते हो और मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट के कोरस्पॉन्डिंग डिजाइन करते हो, तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो टाउ यूई क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाला हुआ है, वो 1.525 था। परसेंटेज टेंशन एनफोर्समेंट जब हम शुरुआत में करने गए थे तो वहां पर हमने मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट माना था और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा टाउ यूसी इतना आया था, लेकिन अब डिजाइन हो चुकी है चीजों की, ठीक है। तो ये करेक्ट वैल्यू इसकी हमारे पास आ चुकी है, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज टेंशन एनफोर्समेंट हमने दोबारा निकाला, 4 बार हम 20 की प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 0.5236% ये आ गया। टेबल 19 में जाएंगे, एलएसएम की टेबल है, ठीक है। तो 0.48, ठीक है, आपको दिया गया है परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, ठीक है। ये है आपका 0.5% के कोरस्पॉन्डिंग, और जो आपका 0.56 है, दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू 0.75%, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से इंटरपोलेशन करके आपको टायूसी मिल जाएगा 0.4876, ठीक है। तो पहले ये आपने दिया था 0.32, क्योंकि वहां पे परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट कम था, कुछ 0.20 के आसपास था, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट आपका 0.32 है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि पहले रेनफोर्समेंट आपके पास था नहीं, आपको डिजाइन में आगे बढ़ने के लिए वैसा करना पड़ा था। लेकिन जब अब आप डिजाइन कर रहे हो शेयर स्टीयर्स के लिए, तो एक्चुअल डिजाइन हमको देखनी पड़ेगी, है ना। तो टाउ यूसी 0.4876 है। अब डिफरेंस के लिए हम लोग डिजाइन करेंगे, देखो एक चीज बार बार वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन 0.4 है, इसका मतलब जो मिनिमम से जो रिक्वायरमेंट आएगी उससे कम रिक्वायरमेंट यहाँ पर बनेगी। तो अगर आप डिजाइन से जाते हो, यानी कि टाउ यू माइनस टाउ सी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू डी इज इक्वल टू 0.87 एफ आई एस वी डी अपॉन एस वी, इससे जब आप जाओगे 2 लेग डॉट 10 mm हमने एज्यूम किया हुआ है, तो यहाँ से स्पेसिंग आ गई 182, मिनिमम से थोड़ी बड़ी आएगी, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो चेक भी नहीं करते हैं, ठीक है। ये बार बार लॉजिक दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा छोटा, लेकिन अगर आपको इस तरह की कैलकुलेशन दिखे तो आप लोग स्किप कर सकते हो, है ना। तो 182.23 आ गया। इनके अलावा भी आईएस कोड अपनी रिकमेंडेशंस देता है, वो बोलता है कि स्पेसिंग होनी चाहिए मिनिमम x1 का, जो हमने देखा था अभी कि x1 क्या है, सेंटर टू सेंटर जो आपका शेयर स्टीरप्स था उनकी बीच की डिस्टेंस थी अलोंग द विड्थ, ठीक है। x1 प्लस y1 डिवाइड बाय 4 है, 300 mm में SV1, ये जो टॉर्जन वाली इक्वेशन थी, ठीक है, जिनमें दो टर्म्स थी उसको देखा था हमने, SV2 जो अभी अभी डिजाइन जो नॉर्मल शेयर डिजाइन करते हैं वो, और SV मिनिमम से हमने निकाला, ये 230 है, ये काफी बड़ा है, 300 है, 146.67, ठीक है, 182.23 और 200 472 सबसे छोटा यही नजर आ रहा है 146.67 mm, ठीक है। ये आप प्रोवाइड कर देंगे, इसका मतलब 145 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में एक और चीज आपको डिजाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि डेप्थ आपको ओवरऑल डेप्थ 850 mm गिवन है, इसका मतलब यहाँ पर आपको साइड फेस रेनफोर्समेंट भी देने पड़ेंगे, आपको डिजाइन के लिए बोला है तो आपको ये कैलकुलेशन भी दिखानी है। तो 0.1% ऑफ टोटल रेनफोर्समेंट यहाँ पर लेंगे तो 255 mm स्क्वायर आ रहा है। अगर हम साइड फेस रेनफोर्समेंट 10 mm की बार यूज करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ बार्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी 3.25 आ रहा है। देखो साइड फेस रेनफोर्समेंट करने का लॉजिक क्या होता है, ठीक है, बेसिकली ये बीम है, ये यहाँ पर मान लेते हैं कहीं पर न्यूट्रल एक्सिस आएगी, अगर आपने टेंशन रेनफोर्समेंट यहाँ दिया है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपको पता ही है कि सब जगह टेंशन आती है, तो यहाँ कंक्रीट है, कंक्रीट टेंशन में वीक होता है, तो ये कहीं टूट ना जाए, तो इस वजह से आप साइड फेस रेनफोर्समेंट यहाँ पर देख करके चलते हो, क्योंकि आपका जो हीरो बैठा है जो टेंशन लोड लेगा वो काफी दूर है, और यहाँ पर टेंशन आएगी, तो उस टेंशन को रजिस्ट करने के लिए रेनफोर्समेंट अगर नहीं होता है या दूर होता है, स्पेसिंग ज्यादा होती है, तो क्या हो जाता है, वहां पर टेंशन क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको अवॉइड करने के लिए साइड फेस रेनफोर्समेंट डाला जाता है, ठीक है, बेसिकली ये इसके पीछे लॉजिक रहता है। और साइड फेस रेनफोर्समेंट जब डालते हैं तो बेसिकली सिमेट्रिकली डाला जाता है, यानी कि दोनों साइड्स में सेम रेनफोर्समेंट आप डाल दोगे। तो 10 mm की बार आपको 3.25 की रिक्वायरमेंट थी, 4 बार दे देंगे, दोनों तरफ दो बार्स प्रोवाइड कर दी जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 550 mm वाइड एंड 750 mm ओवरऑल डेप्थ, इट इज सब्जेक्टेड टू एन अल्टीमेट बेंडिंग मूवमेंट ऑफ इतना, अल्टीमेट टॉर्जनल मूवमेंट इतना,
ठीक है, और M20 415 के ग्रेड दे रखा है। डिटरमाइन द नेसेसरी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। क्वेश्चन ने सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की डिजाइन के लिए बोला है, तो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की डिजाइन तक ही इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ओवरऑल डेप्थ दे रखी है 750 mm। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और अल्टीमेट आपको टॉर्जनल मूवमेंट, टॉर्जनल जो है टॉर्जनल मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। देखो एक और चीज यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर VU नहीं बताया हुआ है। तो अगर VU नहीं बताया तो जो मैं बोलता हूँ ना आपसे कि हमेशा आप लोग पहले VUE निकालोगे। ठीक है, VUE कैसे निकाला था, VU प्लस 1.60 U डिवाइड बाई बी करके। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास VU नहीं है तो हम लोग VUE नहीं निकाल पाएंगे। नहीं निकाल पाएंगे तो कंपेयर भी नहीं हो पाएगा किससे, टाउ यूई से। ठीक है, टाउ यूई को कंपेयर नहीं कर पाओगे टाउ यूसी से। तो यहाँ पर हम लोग बाय डिफॉल्ट सेकंड वाला केस एज्यूम करेंगे। ठीक है, टाउ यूई को बड़ा मानेंगे कि वो कंक्रीट की फुल कैपेसिटी से भी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो आरसीसी सेक्शन है उसकी कैपेसिटी से एक्सीड हो जाए तो हम टॉर्जनल मूवमेंट के लिए डिजाइन करते हैं। यानी कि आप जब ME1 जब यहाँ पर लोगे तो उसके अंदर आपको MU प्लस MT करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं जरा। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम यहाँ पर हमने मान ली 750 ओवरऑल दिया गया था। 25 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 तो 715 mm आपके पास में यहाँ पर क्या आ गया, बेसिकली आपका इफेक्टिव कवर आ गया। ठीक है, तो ME1 कैलकुलेशन यहाँ पर शुरू करते हैं। MT निकाला, TU डिवाइड बाई 1.7 1 प्लस कैपिटल D बाई बी, या IS कोड का फॉर्मूला यूज किया, 69.51 आ रहा है। और आप देख सकते हो ये वाली चीज MT है और ये वाला MU है। तो MT अभी भी आपका कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है MU से। इसका मतलब कंप्रेशन रेनफोर्समेंट डिजाइन नहीं होगा। जब MT बड़ा आ जाए, मान लो इस क्वेश्चन में 200 आ रहा होता तो 200 माइनस 150 यानी कि 50 के लिए कंप्रेशन रेनफोर्समेंट भी डिजाइन कर रहे होते हैं। लेकिन ME1 ही सिर्फ आपको डिजाइन करना है, यानी कि टेंशन रेनफोर्समेंट के लिए डिजाइन करना है। ये आ रहा है 219.51 किलो न्यूटन मीटर। आगे चलते हैं। Fe 415 गिवन था, XU लिमिटिंग 0.48 D के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आपके पास में शॉर्टकट लगा दिया हमने LSM का, 343.5 mm आ गया। MUL यहां से निकाला जा सकता है। देखो MUL के लिए भी शॉर्टकट यूज कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, 0.138 FC के BD स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये शॉर्टकट ध्यान रखना आप लोग तभी यूज करते हो जब आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन आपको पता हो। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन मतलब जैसे आप MUL निकालना चाहते हो तो बैलेंस्ड की जो कैपेसिटी है वो इससे निकल जाती है। ठीक है, बाकी अगर आप फैक्टर्स यहाँ पर डाल करके अगर निकालोगे ना सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ये रिजल्ट कब वैलिड है, जब आपका 415 की ग्रेड है। ठीक है, 415 के अलावा अगर कोई दूसरी ग्रेड होगी तो फिर आपको इन इक्वेशन से या फिर जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आप बनाते हो इसी इक्वेशन से उनको यूज करना पड़ेगा। तो 778.21 आ रहा है, MU से ये बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब MU आपने 219 के आसपास देखा था, अभी इसका मतलब क्या है कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन बनेगा। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है, C बराबर T कर दिया फिर से, तो AST के टर्म्स में आपका XU आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन हमने देखा है पिछला, उसी क्वेश्चन की तरह स्टेप्स यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, 219.51 के लिए अब हम क्या निकाल लेंगे, AST निकाल लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया आपने। ठीक है, तो दो रूट्स आ रहे हैं, एक रूट काफी बड़ा आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, छोटे वाले को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब छोटे वाले को आप चेक करोगे कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है या नहीं है, तो 805 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है और जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो आपकी 16500 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम मैक्सिमम के बीच में आप प्रोवाइड कर रहे हो, हैंस इट इज ओके। ठीक है, यहीं पर इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि उसने स्टीरअप्स डिजाइन वगैरह के लिए बोला नहीं है, उसने सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की डिजाइन करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़े, जो आज हमने टॉर्जन थ्योरी के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसी पर बेस्ड है। इन द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स आरसी बीम इज सब्जेक्टेड टू द फ्लेक्सुरल मूवमेंट 180 किलो न्यूटन मीटर। ये फ्लेक्सुरल मूवमेंट है यानी कि बेंडिंग मूवमेंट है। शियर फोर्स 20 किलो न्यूटन है, टॉर्क 10 किलो न्यूटन मीटर का गिवन है। द बीम इज 300 mm वाइड, ग्रॉस डेप्थ दे रखी है, इफेक्टिव कवर दे रखा है। The equivalent nominal shear stress tau VE as calculated by using the design code turns out to be lesser हो चुका है then the design strength tau c of the concrete, the equivalent flexural moment ME1 for the design of the longitudinal tension steel will be। आज ही की क्लास में बताया है कि अगर केस आपका लेसर वाला आता है तो टॉर्जन का इफेक्ट मूवमेंट पे आएगा या नहीं आएगा, आप लोग खुद समझे और कमेंट करें आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरसी बीम 300 बाय 500 की है, 500 ओवरऑल डेप्थ आपको बताई हुई है, सब्जेक्टेड टू सर्विस लोड है, इंक्लूडिंग सेल्फ वेट गिवन है ओवर द स्पैन ऑफ 8 मीटर। सर्विस टॉर्जन मूवमेंट आपको इतना गिवन है। द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट आपसे फिर से ME पूछा हुआ है। ठीक है, फिर से आपको वो VE निकाल करके जो आप केस चेक करते हो वो आपको चेक करना पड़ेगा, अगर कैलकुलेशन में निकल पाएगा तो। ठीक है, तो आप निकालना और कमेंट करना कि क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट जो हम वीडियोस देखेंगे उसमें हम कंप्लीट बीम डिज़ाइन देखेंगे WSM और LSM से। डिज़ाइन हम देखेंगे बॉन्ड और एनकरेज के लिए, ठीक है। फ्लेक्सर बॉन्ड की स्ट्रेसेस वगैरह हम कैसे कैलकुलेट होती है वो देखेंगे। LSM में हम सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया देखने वाले हैं, डिफ्लेक्शन क्रैक वगैरह। और कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का यदि आपके सामने आता है, नहीं सॉल्व हो रहा है, आप मुझे सेंड कर दो, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे इन सेशंस के अंदर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।